नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता गोयल हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, इससे पूर्व की कक्षा में हमने दिनकर के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज की कक्षा में हम दिनकर के काव्य में अभिव्यक्त राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीयता की उस स्वरूप को समझने का प्रयत्न करेंगे। दिनकर के काव्य में अभिव्यक्त राष्ट्रीय भावना को हम जानें उससे पहले हम राष्ट्र का क्या अभिप्राय है उसे संक्षेप में समझेंगे। राष्ट्र शब्द की जब बात कही जाती है तो राष्ट्र शब्द राज धातु में स्ट्रन प्रत्यय के योग से बनता है, जिसका अर्थ होता है रासन्ते चारु शब्दम कुर्वन्ते जन यस्मिन् प्रदेशे विशेषे तद् राष्ट्रम। अर्थात जिस प्रदेश के लोग विशिष्ट भाषा द्वारा विचार विनिमय करते हैं वह स्थान राष्ट्र है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्र के लिए जो मानक हिंदी कोश है उसमें राष्ट्र का जो अर्थ दिया गया है उसके अनुसार देश किसी निश्चित राष्ट्र का अर्थ दिया गया है देश, और इसका अभिप्राय है किसी निश्चित या विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोग जिनकी एक भाषा, एक से रीति रिवाज तथा एक सी विचारधारा होती है, वह राष्ट्र कहलाता है। इसी प्रकार से वर्ल्ड डिक्शनरी में कहा गया है कि वह जन समुदाय जो एक ही देश में बसता हो अथवा एक ही राज्य शासन के अंतर्गत एकताबद्ध हो, राष्ट्र की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इन कोश के अतिरिक्त कुछ विचारक हैं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे जॉमन कहते हैं कि ऐसा जन समूह जो विशिष्ट भूभाग के प्रति तीव्रता, अतरंगता और गौरव की संतुष्ट भावना से संयुक्त हो, राष्ट्र है। माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि राष्ट्र तो एक बाग है, उसकी सीमा रक्षा के लिए सिर सौंप कर बलिदान दिया करते हैं, जिससे संसार में वह भूखंड राष्ट्र कहलाने योग्य होता है। डॉक्टर सुधाकर शंकर कलवड़े कहते हैं कि राष्ट्र एक जीवित शरीर है जिसके दो मूलाधार हैं। एक है बाह्य शरीर जो भौगोलिक सीमाओं से घिरे देश के शरीर को प्रकट करता है, और दूसरी है आत्मा जो जन साधारण की संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला और आदर्शों की आकांक्षाओं के रूप में अभिव्यक्त होती है और राष्ट्र का निर्माण करती है। जब हम दिनकर की बात करते हैं तो दिनकर के काव्य में राष्ट्र का जो स्वरूप है वह किस रूप में अभिव्यक्त हुआ है। यह भौगोलिक एकता के रूप में, यहाँ के लोगों की राष्ट्रीयता के रूप में, उनकी एकजुटता के रूप में, विविधता के बीच एकता के रूप में, विदेशी सत्ता के विरोध के रूप में, प्राचीन सड़ी गली मान्यताओं के विरोध के रूप में, यह सब कुछ दिनकर की कविता में अभिव्यक्त हुआ है। राष्ट्रीय कविता की मूल भावना जो होती है वह देशभक्ति होती है, और जब देशभक्ति की बात की जाए तो यह एक सर्वविदित तथ्य है कि देशभक्ति किसी व्यक्ति परक न होकर के समष्टि परक भाव है। अर्थात इसमें जो भावना व्यक्त की जाती है वह एक व्यक्ति के प्रति न होकर के संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए होती है। राष्ट्रीय भावना अपने देश के लिए अगाध भक्ति में, उसको उन्नत बनाने की इच्छा में, अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति गौरव में, देश की स्वतंत्रता की रक्षा में, विदेशी शासन के प्रति घृणा और क्रोध में, और देशवासियों की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक दशा सुधारने के प्रयत्न में अभिव्यक्त होती है। दिनकर एक राष्ट्रीय कवि हैं और उनके कवि के व्यक्तित्व के 3 विधायक तत्व हैं जो हम देखते हैं। भारत की अतीत परंपरा, सामयिक परिस्थितियों की मांग तथा छायावादी कोमल अनुभूतियां। प्रथम जो 2 तत्व हैं इनके व्यक्तित्व के जो विधायक तत्व हैं वह उनकी राष्ट्र प्रेम की कविताओं के सृजक बनते हैं, और अंतिम तत्व का संबंध उनके सौंदर्य, यौवन और प्रेम की रचनाओं से हम देख सकते हैं। दिनकर के काव्य को ऐतिहासिक दृष्टि से 2 वर्गों में हम रख सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्व रचित कविता और स्वातंत्रोत्तर काव्य। स्वतंत्रता पूर्व कवि की राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताओं में जो स्वर है वह इनकी राष्ट्रीयता की भावना की अभिव्यक्ति का प्रमुख स्वर कहा जा सकता है। वह स्वर इस प्रकार है: पराधीनता और बेबसी की जो पीड़ा है
वह इनके कविता में अभिव्यक्त हुई है। यह इस पीड़ा को अपने हृदय से अनुभव करते हैं। यही कारण है कि वह वर्तमान की आवाज को सुनकर अपने पाठकों को ही नहीं वरन संपूर्ण देश को पराधीनता की इस पीड़ा को अनुभव करने की चेतना देते हैं। वह चेतना इसलिए है कि वे जागें, कुछ करें और जनता को बलिदान करने के लिए वे ललकार रहे हैं। वे कहते हैं, श्रृंग छोड़ मिट्टी पर आया, किंतु कहो क्या गाऊं मैं, जहां बोलना पाप वहां क्या गीतों में समझाऊं मैं। विधि का शाप सुरभि सांसों पर लिखूं चरित में क्यारी का, चौराहे पर बंदी जीव से मोल करूं चिनगारी का। तो ये बंधी हुई एक लेखक को, एक कवि को किस प्रकार से बांध कर उसकी जुबान को बांधने की ये जो पीड़ा है, ये इनकी कविता में अभिव्यक्त होती है। साम्राज्यवाद के विरुद्ध जब वह विद्रोह करते हैं, जब दिनकर काव्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, ये उस समय का समय है, उससे कुछ समय पूर्व विश्व युद्ध की वेदना को झेल चुका था और इस युद्ध के पीछे विश्व शक्तियों की, विश्व की जो महान शक्तियां, उनकी साम्राज्यवादी जो लिप्सा थी, वही इस युद्ध का मूलभूत कारण थी। महाशक्तियों की साम्राज्यवादी टकराहट के फलस्वरूप 1914 में भीषण युद्ध छिड़ा। वहीं विश्व की बड़ी शक्तियों की विस्तार वाली नीति ने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी, जो 1939 में भीषण संग्राम के रूप में प्रकट हुआ। ये महाशक्तियां छोटे छोटे राष्ट्रों को पददलित करती है, उन्हें अपने साम्राज्य का अंग बनाने को आतुर रहती हैं और उन्हें युद्ध करने में किसी तरह का संकोच उन्हें नहीं। इसी को वर्णित करते हुए दिनकर व्यथित होते हैं, अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखने की भावना उनमें अभिव्यक्त होती है और वह कहते हैं, दलित हुए निर्बल सबलों से मिटे राष्ट्र, उजड़े दरिद्रता सभ्यता आज कर रही असहायों का शोणित शोषण। साम्राज्यवाद का ये विरोध कहीं न कहीं उनकी राष्ट्रीयता की भावना की अभिव्यक्ति है। ब्रिटिश शासन का खुलकर विरोध करते हैं। 20वीं सदी का जो आरंभ था, वो ब्रिटेन उस समय विश्व की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा था। ऐसा कहते हैं, एक कहावत थी कि ब्रिटिश शासन का जो सूर्य है वह कभी डूबता नहीं है। ब्रिटिश शासन के शोषण भारत में भी किसी प्रकार की उस शोषण में कमी नहीं थी। उस समय भारतवासियों का एक ही लक्ष्य था कि भारत माता को किसी प्रकार से ब्रिटिश सत्ता के चंगुल से छुड़ाएं। कवि दिनकर अपने काव्य के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता का तीव्र विरोध करते हैं। हुंकार संग्रह की अनेक कविताओं में कवि ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपना क्षोभ और आक्रोश व्यक्त किया है। सोख लूं बनकर जिसे अगस्त्य, कहाँ बाधक अब वह सिंधु था, कहाँ कहो खांडव वन पर किस और आज करना है किस जिसका दाह, फोड़ पैंठू अनंत पाताल, लूट लाऊं वासव का देश, चरण पर रख दूं तीनों लोग, स्वामिनी करो शीघ्र आदेश। कवि की राष्ट्रीय भावना उस समय भी अभिव्यक्त होती है जब वह स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन करते हैं। दिनकर अगर हम बात करें तो गांधी जी की अहिंसा नीति, असहयोग आंदोलन, और जब वह सत्याग्रह को विफल होते देखते हैं तो उनके प्रति एक प्रकार की निराशा उत्पन्न होती है और वह विरोध भी करते हैं शांति नीति का। लेकिन वह ये भी चाहते हैं कि निरंतर स्वतंत्रता का ये जो संग्राम है ये चलता रहे, इसीलिए वे स्वतंत्रता आंदोलन का हमेशा समर्थन करते हैं। वे निरंतर आंदोलन करने और उसे तीव्र करने का आह्वान करते हैं। उनकी दृष्टि साधन से अधिक साध्य पर थी और वो साध्य है स्वतंत्रता, जिसे प्राप्त करने के लिए वे हिंसक और अहिंसक दोनों ही साधनों के समर्थक थे। दिनकर ने अपने युग के जो नेता थे उनकी पूर्ण स्वाधीनता की नीति का उन्होंने समर्थन किया है। टांक रही हो सुई चर्म पर, शांत रहे हम तनिक ना बोलें, यही शांति गर्दन करती हो पर हम अपनी जीभ न खोलें। अहिंसा और अध्यात्म और तप की अस्वीकृति का भी बात करते हैं। दिनकर अपने काव्य के माध्यम से प्राचीन जीवन मूल्य जैसे त्याग, तपस्या, करुणा, क्षमा, अहिंसा आदि को व्यक्ति के लिए तो गुण मानते हैं, किंतु जब समष्टि की बात हो और समष्टि पर जब आपदा हो, जब देश परतंत्र हो, तब क्षमा इत्यादि गुणों को दोष और अवगुण मानते हैं। तृणा हर कर सिंह भले ही फूले,
परमोज्वल देवत्व प्राप्ति के मद में, पर हिंसकों के बीच भोगना होगा नख रद के क्षय का अभिशाप उसे ही। तो यहाँ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि यदि एक सिंह के भी वह अगर घास का आहार अपने ग्रहण करता है तो यह अभिशाप उसे स्वयं को ही सहन करना पड़ेगा। उन्हें गांधी जी का मार्ग अव्यवहार्य और आत्मघाती प्रतीत होता था। वह अपने इस काव्य के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना की अभिव्यक्ति में वीर पूजा की जो भावना है उसे भी अभिव्यक्त करते हैं। ये वीर पूजा की भावना विश्व में सर्वत्र पाई जाती है। सामान्य व्यक्ति से अधिक शौर्य, पराक्रम, दया, धर्म, दान वृत्ति को देखकर जब सामान्य जन अभिभूत होता है तो उसके प्रति एक स्वतः सम्मान और श्रद्धा का भाव जागता है। ये वीर अतीत में के महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि के रूप में और वर्तमान युग के वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि सबके प्रति दिनकर नतमस्तक होते हैं और एक प्रकार के अभिमान की भावना अपने देशवासियों में जगाना चाहते हैं। जिस युग में, जिस देश में, जाति या कुल में, वर्तमान में या भविष्य गह्वर में पुरुष विक्रमी हो वह जहां कहीं भी है नमस्य मेरा यह शीस मुकुट सा। व्यापक उदात्त राष्ट्रीय भावना, ये इनके काव्य की राष्ट्रीयता की भावना की एक अलग विशेषता कही जा सकती है कि उनकी जो भावना है, उनकी जो राष्ट्रीयता की भावना है वह एक संकुचित राष्ट्र तक सीमित न होकर के प्रदेश विशेष की समस्याओं का निवारण, संपूर्ण राष्ट्र की समस्याओं को उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया है। उनके काव्य में भारत की संपूर्ण जनता की पीड़ा, क्लेश और जिस जीवन की विषमताओं का चित्रण है। और भारत ही नहीं बल्कि विश्व में जहाँ जहाँ क्रूरता, दमन और अत्याचार है वो उसके प्रति आक्रोश व्यक्त करते हैं। वह कहते हैं दुनिया के वीरों सावधान, दुनिया के पापी जार सजग, जाने किस दिन पुकार उठे पद दलित काल सर्पों का फन। तो यहाँ दिनकर की जो राष्ट्रीयता की भावना है वह राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण करके भी उस हर दमन, हर शोषण का, हर अत्याचार का विरोध करती है जो विश्व में कहीं पर भी हो। वह उनकी राष्ट्रीयता पहले अंतर्राष्ट्रीयता में और फिर मानवतावाद में परिणित होने का प्रयास करती है। ये परिणति विचार के धरातल पर संगत प्रतीत नहीं होती और फिर वह यहाँ भी प्राचीन भारतीय आदर्शवाद को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। भीष्म, पितामह, युधिष्ठिर, कर्ण और परशुराम सभी आदर्शवादी हैं। यह आदर्शवाद अध्यात्मवाद दिनकर के जीवन का या उनके काव्य का एक विरोध प्रतीत हो सकता है, लेकिन उनकी ये जो राष्ट्रीयता को यदि समझने का प्रयत्न करें तो इनकी राष्ट्रीयता के दो रूप हैं, युद्ध काल की राष्ट्रीयता और शांति काल की राष्ट्रीयता। युद्ध काल की जब राष्ट्रीयता की वो बात करते हैं उस समय वे युद्ध, क्रांति और विप्लव का समर्थन करते हैं। लेकिन जब शांति काल है, जब देश में शांति है, विदेशी शासन की परतंत्रता नहीं है, तो उस समय वे आध्यात्मिक आदर्श और सिद्धांतों के पालन और उन्हें अपनाने पर बल देते हैं। दिनकर की राष्ट्रीयता सामयिक परिस्थितियों की मांगों को पूरा करती है और परंपरागत शांतिवादी, अहिंसात्मक, उदात्त मूल्यों पर भी वह ठोस जमीन के साथ टिकी हुई है। वह स्वयं लिखते हैं कि राष्ट्रीयता मेरे व्यक्तित्व के भीतर से नहीं जन्मी, उसने बाहर से आकर मुझे आक्रांत किया है। इसका अभिप्राय यह है कि जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल राष्ट्रीयता की भावना, उसके अनुकूल वीरत्व की भावना और प्रतिकार, आक्रोश के आह्वान वह करते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने दिनकर के काव्य में अभिव्यक्त राष्ट्रीयता की भावना को समझने का प्रयत्न किया। उनकी राष्ट्रीयता का जो स्वरूप है, उनकी राष्ट्रीयता के में जो हमें एक प्रकार का मतभेद दिखाई देता है, उसके कारण को भी जानने का संक्षेप में प्रयत्न किया। आगे की कक्षा में हम दिनकर की कविताओं की काव्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।